हेलो बच्चों। बच्चों हम क्लास 9th का डीओई का पेपर कर रहे हैं। हम सेक्शन ए कर चुके हैं। हम सेक्शन ए जो है एमसीक्यू पोर्शन वो कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन बी भी कर चुके हैं। ठीक है। अब सेक्शन सी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये डीओई का पेपर है, इसमें सेक्शन सी, डी और ई तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। इसमें एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से क्या आने के चांसेस हैं। चलिए हम सेक्शन सी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट। 27 जो हमारा 27 है क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या पूछा गया है? फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट। क्या पूछे बेटा? फंक्शन किसके पूछे हैं? वैक्यूल्स के। किस फंक्शन ऑफ वैक्यूल किसके? प्लांट के। तो सबसे पहले आप समझ लो वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स फॉर्म्ड बाय, वैक्यूल्स किससे बनते हैं? बायोसिंथेटिक और एंडोसाइटोटिक पाथवे होता है। वैक्यूल्स क्या होता है? बायोसिंथेटिक होता है। एक तो वैक्यूल्स है क्या? एक तो ये है, फर्स्ट पॉइंट याद कर लेना, ये बायोसिंथेटिक पाथवे। क्या है बेटा? बायोसिंथेटिक। मैं आपको समझा रहा हूँ तो याद कर लेना। बायो, एक तो ये बायोसिंथेटिक पाथवे। फर्स्ट में क्या लिखोगे? वैक्यूल्स क्या है? बायोसिंथेटिक पाथवे। ये क्या है? बायोसिंथेटिक पाथवे है, यानी बायोसिंथेटिक रास्ता है। कैसा रास्ता है? बायोसिंथेटिक पाथवे। दूसरा क्या है? ये एंडोकाइटेसिस, ENDOCYTO, एंडो साइटोटिक पाथवे। दूसरा कैसा पाथवे? एंडोसाइटोटिक पाथवे। ये बात याद रखना। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स बायोसिंथेटिक पाथवे होता है और एंडोसाइटोटिक पाथवे। क्लियर है? अब इससे फायदा क्या होता है वैक्यूल्स का? जो बेसिकली वैक्यूल से फायदा क्या होता है? तो ये किस काम आते हैं? ये ग्रोथ में काम आते हैं। किस काम में आते हैं? प्लांट की ग्रोथ में काम आएंगे। फर्स्ट पॉइंट में ग्रोथ। दूसरा किस में काम आएंगे? प्लांट के डेवलपमेंट में। कहाँ काम आएंगे बेटा? ये प्लांट के डेवलपमेंट में। पॉइंटों में समझा रहा हूँ। एक तो ये बायोसिंथेटिक और एंडोसाइटिक पाथवे है, कहाँ काम आता है? प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट के डेवलपमेंट में। ठीक है। और तीसरा डिफरेंट फंक्शन में, यानी वेराइटी ऑफ फंक्शंस में। वैरायटी ऑफ फंक्शन में भी क्या होता है? वैरायटी ऑफ फंक्शन। प्लांट के जो बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे लीफ देना, लीफ के कलर, ठीक है, फ्लावर्स के कलर, इन सब चीज़ों में भी क्या है? ये काम आ रहा है। ठीक है ना? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना, हर्ब्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वैरायटी ऑफ फंक्शंस में भी वैक्यूल्स काम आते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये क्या काम आते हैं? ये इंक्लूड होते हैं किस काम में? ये किस काम के लिए और हेल्पफुल है? ये स्टोरेज, प्लांट को स्टोरेज करने में काम आते हैं। भाई प्लांट किस चीज़ की स्टोरेज कर रहा है? प्लांट फ्रूट की स्टोरेज कर रहा है, प्लांट फूड की स्टोरेज कर रहा है, तभी तो प्लांट ग्रो होगा। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज करने में काम आता है प्लांट के फूड को। ट्रांसपोर्ट, किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट। पूल कहाँ से? रूट से, यानी जाइलम से। क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा क्या काम कर रहा है? स्टेबिलिटी दे रहा है, जिसके कारण प्लांट सीधा खड़ा रहता है। तो स्टेबिलिटी देने का काम भी कौन करते हैं? वैक्यूल्स करते हैं। स्टेबिलिटी देता है। ठीक है। रिस्पॉन्स टू इंजरी, अगर प्लांट में कोई चोट लग जाए, प्लांट को चोट कैसे लग जाए? जैसे किसी कोई टहनी टूट जाए प्लांट की, या प्लांट का कोई हिस्सा कट जाए गलती से, या काट दिया जाए आदमी, ह्यूमन बीइंग के द्वारा, तो उस रिस्पॉन्स टू इंजरी में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। तो फंक्शन क्या है प्लांट्स के, समझ लो। ठीक है। तो फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स क्या है इन प्लांट? वैक्यूल्स एक तो बायोसिंथेटिक पाथवे, कैसा पाथवे? बायोसिंथेटिक और एंडोसाइटिक पाथवे। क्या हेल्प करता है? ग्रोथ में, डेवलपमेंट में भी काम करता है। कई फंक्शंस देता है। स्टोरेज, इंक्लूड, क्या 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 करता है? इंक्लूड किस में है बेटा? क्या करता है? इंक्लूड करता है। ठीक है। इंक्लूड क्या कर रहा है? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट करता है। स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्स करता है। क्या करता है? रिस्पॉन्स टू इंजरी। प्लांट को अगर कोई इंजरी आ रही है तो उसमें भी ये रिस्पॉन्स करता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन अमीबा। तो सबसे पहले याद रखो अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा कैसा है भाई? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सिंगल सेल में है। ठीक है। इट हेल्प इन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। तो ये वैक्यूल क्या काम करता है? अमीबा को कॉन्ट्रैक्ट करने में और एक्सपेंड करने में, यानी छोटा या बड़ा होने में उसे हेल्प करता है। जैसे अमीबा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेता है और अपने आप को एक्सपेंड भी कर लेता है। अगर वैक्यूल्स का फंक्शन पूछें
वैक्यूल का फंक्शन क्या है? फंक्शन ये तो मैंने किसके बारे में बताया, अमीबा के बारे में। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट हेल्प कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। फंक्शन क्या है? इट पंप यानी वैक्यूल्स पंप वाटर आउट ऑफ द सेल, जो भी सेल के अंदर वाटर होता है उसको बाहर निकालने में काम करता है, और जिस प्रोसेस से काम करता है उसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये याद रख लेना, आप पूछ रहे थे कि भाई अमीबा में जो वाटर है वो कैसे आउट होगा, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। समझ आया? तो वैक्यूल का फंक्शन क्या है? वाटर को आउट करना ऑफ द सेल, कौन से फंक्शन से? ऑस्मो रेगुलेशन से। क्लियर है बेटा? समझ आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा क्वेश्चन में पूछा है 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है? बोला है नेम 3 एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एंड देयर लोकेशन। तो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप क्या होते हैं? तो एपिथेलियल टिश्यू होता है पहला सिंपल स्क्वैमस, दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल, और तीसरा होता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल। तो सबसे पहले टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कौन से हैं? सिंपल स्क्वैमस, दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल, और तीसरा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अगर सिंपल स्क्वैमस टिश्यू की बात करें तो ये कहाँ मिलेगा? ये ब्लड वेसल्स में मिलता है, हमारे को लंग्स में मिलता है। ठीक है, तो लोकेशन सिंपल स्क्वैमस कहाँ मिलेगा? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स पता है ना, जिनसे ब्लड फ्लो होता है। और लंग्स जो गैस को क्या करते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, किसमें? ब्लड में मिक्स करते हैं। तो लंग्स में और ब्लड वेसल में। सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलेगा? ट्यूबुलर लाइनिंग ऑफ द किडनी, ठीक है, ग्लैंड्यूल और डक्ट, ये किडनी में मिलेगा, याद रख लेना। सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलेगा? किडनी में। और सिंपल कॉलमनार ये कहाँ मिलेगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और अपर रेस्पिरेटरी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहाँ है? जहाँ से डाइजेशन होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं। और उसके अलावा हमारी अपर रेस्पिरेटरी में। तो हमारे को पता लग गया बेटा। तो हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो 3 प्रकार के हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियल और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 29 बेटा, 29 क्वेश्चन में बोला हुआ है अ कार डिक्रीज इट्स स्पीड। इसका ऑप्शन है, फिजिक्स का ऑप्शन है, अ कार डिक्रीज इट्स स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकंड, फाइंड द एक्सीलरेशन। देखो बेटा एक बात तो ये समझ लो, किसी कार की स्पीड पहले क्या थी? 80 थी, किलोमीटर पर आवर थी, अब कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है ना, पहले ज्यादा थी अब कम हो रही है। कई बार क्या होता है, स्पीड पहले 0 थी, अब हो गई वो 10 किलो या 10 मीटर पर सेकेंड, या 10 से हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। देखो, जब तो स्पीड ज्यादा से कम होगी तो आएगा आंसर, जब स्पीड ज्यादा से कम होगी तो आंसर आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव, याद रखना। और जब स्पीड कम से ज्यादा यानी 0 से 10 हो रही है तो आंसर आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। 10 से 50 हो रही है तो आंसर किसमें आएगा? पॉजिटिव। तो पहले बात तो याद रखना, अभी स्पीड 80 से 60 हो रही है, कम हो रही है। जब भी स्पीड ज्यादा से कम होगी तो याद रखना एक्सेलरेशन किसमें आएगा बेटा? नेगेटिव में। जब स्पीड कम से ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन किसमें आएगा? पॉजिटिव में। तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ही पूछा हुआ है। बोला है कार क्या हो रही है? कार की स्पीड कम हो रही है 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रही है? 5 सेकंड। ठीक है, तो हमारे को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये पढ़ा है आपने इक्वेशन मोशन चैप्टर 8 में, फिजिक्स का है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे बेटा बोला फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 60, और इनिशियल वेलोसिटी है 80, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है? ज्यादा से कम। पहली वाली स्पीड को हमेशा इनिशियल बोलते हैं, वो 80 है, और जब कम हो रही है वो कितनी हो रही है? 60। और टाइम कितना लग रहा है? यहाँ पे टाइम लग रहा है 5 सेकंड। टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे टाइम सेकंड में आ रहा है और ये दोनों किस में आ रहे हैं? किलोमीटर पर आवर में, तो इनको हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। और मीटर पर सेकंड में बदलने का एक सिंपल तरीका है, कोई भी, जैसे यहाँ लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी नंबर है उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 अपॉन 18 से। तो ये क्या बन जाता है? मीटर पर सेकंड। और क्यों बदलेंगे? क्योंकि यहाँ टाइम किस में दे रखा है? हमें सेकंड में दे रखा है। ठीक है, तो 60 है, 60 को हम 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 16.16। 80 को 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22.22। क्यों? क्योंकि हमने इस किस में कन्वर्ट कर दिया, आप किलोमीटर पर आवर से बना दिया, किसे? मीटर पर सेकंड में। क्यों बनाया? क्योंकि टाइम भी हमें सेकंड में दे रखा था। अगर टाइम भी हमें आवर्स में दे रखा होता तो हमें कोई जरूरत नहीं थी, मगर टाइम सेकंड में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। और शॉर्टकट तरीका क्या है इसका? जो भी किलोमीटर पर आवर दे रखा उसको 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि बात समझ आ गई तो बेटा हमारे पे क्या आ गई? इनिशियल भी और फाइनल भी वेलोसिटी आ गई। फाइनल वेलोसिटी आ गई 16.67, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 22.22। बस अब एक्सप्रेशन के फॉर्मूला में लगा दो। एक्सप्रेशन का फॉर्मूला भी मैंने बताया, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई? 16.67,
इनिशियल वेलोसिटी आ गई बेटा 22.2, टाइम कितना है 5। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का, और डिवाइड कर देंगे 5 से तो आंसर एक्सलेशन आ जाएगा आपका -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पर अगर ऐसे लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, और ऐसे लिखेंगे तो स्लैश लगा देंगे। ठीक है, इसका और इसका दोनों का सेम ही मतलब होता है। क्लियर है? बस याद क्या रखना है, जब आपको स्पीड ज्यादा से कम हो रही है तो आंसर एक्सीलरेशन हमेशा माइनस में आएगा, और कम से ज्यादा आ रही है तो एक्सीलरेशन प्लस में आएगा। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने करेक्ट करा है या नहीं करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन 30 हमारा साउंड से है, बोला है राइट 3 यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये सारे क्वेश्चन डीओई के हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम में आएंगे जो आपका पेपर आने हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर लें। बाकी आप प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं, आपको इस साल के पेपर भी मिलेंगे, करंट पेपर भी, और जो कल पेपर आना है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन 30 बोला है 3 यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के 3 यूज बताओ। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब होता है साउंड बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो द फिनोमिना ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज कहाँ होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। गिटार को एक बार आप स्ट्रिंग करेंगे तो उसकी आवाज बार बार आती है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। ठीक है, मेगाफोन में यूज होता है। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जिससे बुखार नापते हैं स्टेथोस्कोप, उसमें भी क्या यूज होता है? ये यूज होता है। उसके अलावा ऑडिटोरियम सीलिंग, हमने देखा होगा कि जो हॉल्स होते हैं या जहाँ पर लोग स्पीचेस देते हैं उनके ऑडिटोरियम की सीलिंग क्या होती है? गोल होती है। तो किस लिए होती है? ताकि साउंड कोनों तक पहुंच सके। तो कहाँ पे? ऑडिटोरियम सीलिंग में होता है। टू एम्पलीफाई द साउंड, ताकि साउंड क्या हो सके? एम्पलीफाई हो सके, साउंड की आवाज दूर तक क्लियर हो सके, एम्पलीफाई हो सके, और कंसंट्रेट साउंड ऑफ द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो याद क्या कर लेना है आपको, कहाँ कहाँ पे यूज होगा बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड? मेगाफोन में यूज होगा, स्टेथोस्कोप में यूज होगा, और आप ऑडिटोरियम सीलिंग, 3 पॉइंट भी याद कर लेंगे तो भी आप आराम से पेपर में पूरे नंबर लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 30 का ही ऑप्शन जो है फिजिक्स का है, वो लिखा अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड अ echo after 6 seconds. What is the distance of the clap from the boy if the speed of sound v is taken 346 मीटर पर सेकंड? तो जो स्पीड है साउंड की वो कितनी है? वो 346 मीटर पर सेकंड है। तो एक बात याद रखना बेटा, अगर आप कहीं भी कभी गए हो, कहीं भी गए हो, कोई बड़े कमरे में गए हो, या आप किसी मॉल में, आपने देखा होगा जैसे ही हम कुछ चिल्लाते हैं, कुछ बोलते हैं, है ना, हम चिल्लाएंगे बोलेंगे तो हमें वो आवाज थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। यानी पहले हमारी जो साउंड है एक बार जाएगा वहां तक, और उसके बाद वो वापस आएगा। इतनी बात समझ आ गई? तो जो टोटल टाइम है ना आने और जाने का, वो कितना है? 6 सेकंड है, पर डिस्टेंस तो एक ही बार काउंट होगा। तो इतनी बात समझ आ गई? टाइम कितना लगा वहां पहुंचने में? 6 सेकंड लगा। यानी 6 को जितना भी देर का है टाइम, तो ये टाइम कितना देर का? डबल देर का। पहले एक बार साउंड गया और फिर आया, उसके लिए 6 सेकंड है। तो एक्चुअल में जो टाइम कितना लगना चाहिए था, वो कितना लगना चाहिए था? 3 सेकंड लगना चाहिए था। सर समझ आ गया। 6 सेकंड क्या कर रहा है? पहले साउंड गया, दीवार तक टकराया, और फिर हमारे पास वापस आया। तो टोटल टाइम कितना लग गया? 6 सेकंड आने जाने का। तो टाइम कितना लगेगा? इस टाइम को 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है? 346 दे रखी है, ये दे रखी है ना, तो हमें फॉर्मूला पता लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड इनटू डिस्टेंस होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड तो हमारे पे पता लग गया, यानी स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम हो गया। डिस्टेंस निकालना है ना, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना है? दे रखी है 346, और टाइम कितना हो जाएगा? 3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 6 सेकंड किसका टाइम है? जाने का और आने का। मगर एक ही तरफ का अगर टाइम लगेगा तो कितना लगेगा? 3 सेकंड लगेगा ना। जैसे आप अपने घर से स्कूल गए, और आपको अपने घर से स्कूल जाने में 10 मिनट लगते हैं, और स्कूल से घर आने में कितने लगते हैं? 10 मिनट। तो अगर आप स्कूल से घर गए और घर से स्कूल आए तो टोटल टाइम कितना लगा? 20 मिनट लगा। पर अगर आपका घर आपके स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है, तो क्या जाने और आने में 10 किलोमीटर दूर होगा? नहीं, डिस्टेंस तो कितना होगा? 5 जाने का 5 आने का, पर वो डबल काउंट कर रहे हो ना, टाइम भी डबल है। ऐसे यहाँ पे टाइम कितना है? 6। एक्चुअल में टाइम कितना लगेगा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक का? वो लगेगा 3, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, यानी इस स्पीड से। तो हम इसलिए यहाँ करेंगे 3, तो हम सिंपल सी मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी? 346 यानी स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1038। तो आपको जब भी टाइम दे रखा हो तो आपको ये देखना है कि ये टाइम क्या होता है? ये आने और जाने का टाइम होता है, और टाइम को आप हाफ कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपका स्पीड ऑफ साउंड है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 30 का नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट ऑप्शन में, व्हाट इज रिवर्बरेशन ऑफ साउंड? तो रिवर्बरेशन ऑफ साउंड क्या है? तो रिवर्बरेशन समझ लो क्या है। रिवर्बरेशन इज द फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड। जब साउंड परसिस्टेंट होगा, रिपीट आएगा,
तो उसे बोलेंगे रिवर्बरेशन। आफ्टर इट हैज बीन स्टॉप ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये बंद हो जाएगा जब इसका रिफ्लेक्शन एक दो बार तीन चार बार हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस सच एज, यानी अगर हम देखें तो हमारे को रिवर्बरेशन कहाँ देखने को, फर्नीचर पे, ठीक है, एयर पे, लोगों पे, ये सब जगह पे मिलेगा विद इन द क्लोज सरफेस, तो इन जगहों पे मिलेगा। तो आपको बोला जाएगा रिवर्बरेशन क्या है, तो आप बोलेंगे परसिस्टेंस ऑफ साउंड। रिवर्बरेशन क्या है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड, इट हैज बीन स्टॉप ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। तो रिवर्बरेशन क्या होता है बेटा, परसिस्टेंस ऑफ साउंड है, ठीक है, और ये स्टॉप कैसे होता है, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस, जब रिफ्लेक्शन सरफेस पे कई बार पड़ जाता है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। पर याद रखना रिवर्बरेशन क्या है, फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ये लाइन याद रखना, क्या याद करनी है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन 31 है बेटा, बोला लिस्ट आउट द वेरियस डिजायरेबल ट्रेड फॉर विच द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ इंडिया इंडियन फॉरेन ब्रीड इन पोल्ट्री फार्मिंग आर डेवलप्ड। सबसे पहले आपको पोल्ट्री फार्मिंग पता है ना, जहाँ पे हम मुर्गियों को पालते हैं। मुर्गियों को हम दो कारणों से पालते हैं, या तो हम मुर्गियों से अंडे लेते हैं या मुर्गियों को खाते हैं, मतलब मुर्गों को खाते हैं चिकन के रूप में। तो हम पोल्ट्री फार्मिंग क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज टू गेट द एग्स और टू गेट द मीट, हमें अंडा चाहिए तो भी हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, और दूसरा हम मीट के लिए भी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। क्लियर। अब यहाँ बोला है कि आप बताओ कि कौन से डिजायरेबल ट्रेड है, कौन से ऐसे अच्छे ट्रेड्स हैं जी जो हमारी पोल्ट्री फार्मिंग को अच्छा कर सकते हैं, यानी मुर्गे जो है उनकी जो किस्म है, मुर्गों की किस्म उनको और अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल मुर्गों के मुकाबले देसी मुर्गे थोड़े महंगे होते हैं, बॉयलर मुर्गे महंगे होते हैं, तो है ना। तो ऐसे बोला है कि जो मुर्गे हैं उनकी क्वालिटी को अच्छा कैसे करा जा सकता है। तो पहले क्वालिटी एंड साइज ऑफ एग्स, अगर हमारे मुर्गों की क्वालिटी यानी उनके अंडों का साइज अच्छा होगा, बड़े होंगे और उनका यॉक येलो होगा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनकी क्वालिटी और उनके एग के साइज को बढ़ाने पे वर्क करेंगे। लो मेंटेनेंस ब्रीड, मुर्गियां जो है उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा ना आए, यानी वो मुर्गा जो है, ज़्यादातर मुर्गे मरे ना, कि मुर्गियां पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां मर जाती है तो वो ना मरे, तो अगर वो मरेंगे नहीं तो हमारे को 100% प्रॉफिट होगा। तो मेंटेनेंस उनकी क्या होनी चाहिए, लो। हाई रेसिस्टेंस टू डिजीज, छोटी मोटी बीमारियां, जैसे आपने सुना होगा कई बार मुर्गियों की बीमारी आ जाती है तो जिनके कारण मुर्गियों को मारना पड़ता है, बर्ड फ्लू, तो ऐसी बीमारियां उनके मुर्गियों को जल्दी से अटैक ना कर पाए, यानी मुर्गियां उनसे बची रहें। टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, अगर गर्मी भी बढ़ रही है, ठीक है, तब भी वो उस गर्मी को झेल पाए, उसमें भी मुर्गियां मरे ना। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ चिकन, जो चिकन है मुर्गियां हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और उनका साइज भी बड़ा हो। अगर मुर्गी का साइज बड़ा होगा, 1.5 किलो 2 किलो की मुर्गी होगी, तो एक मुर्गी ही हमारे को काफी अच्छा रिटर्न देगी। अगर मुर्गियों का साइज ही 600-700 ग्राम होगा मुर्गों का, तो क्या होगा, कोई 2 किलोमीटर अगर मीट बेचना है तो उसके लिए 3 मुर्गी काटनी पड़ेगी। अगर एक ही मुर्गी का साइज 1.5 किलो 2 किलो होगा तो हमारे को 3 की जगह एक ही मुर्गी में भी उतना ही पैसा मिल जाएगा। तो यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ चिकन। एबिलिटी टू यूटिलाइज चीपर डाइट प्रोड्यूस फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट, और कुछ जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के बाद बचा हुआ वेस्ट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, हम मुर्गियों को दे सके और मुर्गियां उन्हें आराम से खाएं, तो वो क्या होगा, चीपर डाइट होगी। तो कुछ ऐसे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी हमारे लिए वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 32 में बोला है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला बोला वाला अमोनियम सल्फेट, तो बेटा आपको क्या बोला है, एल्यूमिनियम, सॉरी क्या बोला है, अमोनियम नहीं, एल्यूमिनियम सल्फेट बोला, अमोनियम सल्फेट। तो बेटा अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 आपकी वैलेंसी फिगर में, और सल्फेट होता है SO4। जो अमोनियम NH4 इसकी वैलेंसी होती है 1, SO4 इसकी वैलेंसी होती है 2, प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं, तो NH4 की 1, SO4 की 2। तो NH4 में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है यहाँ 4 है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, NH4 को ब्रैकेट में कर लेंगे और 2 बाहर लगा देंगे। SO4 का 1 है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो फॉर्मूला बन जाएगा NH4 ट्वाइस SO4। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है बेटा हमारे पास सोडियम नाइट्रेट। किसके बारे में पूछा है, सोडियम नाइट्रेट के बारे में। सोडियम की हमारे को पता है सिंबल क्या है, Na, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, नाइट्रेट NO3, और इसकी वैलेंसी भी क्या होती है 1, तो हमने मल्टीप्लाई करा तो बना NaNO3, क्योंकि सोडियम की 1 से करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और NO3 नाइट्रेट की 1 से करेंगे तो भी कुछ चेंज नहीं होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaNO3। तीसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, तीसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2, तो एल्यूमिनियम को 2 से करेंगे तो Al2, और ऑक्सीजन को 3 से करेंगे तो O3, तो फॉर्मूला बन जाएगा Al2O3। एक बार दोबारा से रिकैप करा देता हूँ,
तो अमोनियम सल्फेट, याद रखना अमोनियम और अमोनिया में फर्क होता है। तो अमोनियम NH4 होता है, अमोनिया NH3 होता है। तो NH4 इसकी वैलेंसी 1, सल्फेट SO4 इसकी वैलेंसी 2। तो फॉर्मूला जो बनेगा बनेगा NH4 ट्वाइस SO4। दूसरा फॉर्मूला किसका है, सोडियम नाइट्रेट Na, सोडियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट NO3 की वैलेंसी 1। तो जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तीसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। और जब फॉर्मूला बनाएंगे तो बन जाएगा Al2O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 33, इसने बोला ऑब्जर्व करने के लिए बोला, देखो यहाँ पे दिया बेटा A, B और C। और बोला ए का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ए का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, माइनस का 210 है। बी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 250 है। और सी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, -20 है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -196 है। बी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 700 है। और सी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 90 है प्लस में। तो देखो जब दोनों वैल्यू जिसकी नेगेटिव आ रही है, आपसे क्वेश्चन में बोला ना ABC, ए का मेल्टिंग पॉइंट -210, बी का प्लस में और सी का -20, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखे हैं। तो देखो ए की दोनों मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों क्या है, नेगेटिव आ रहे हैं। अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं, और सबसे ज्यादा लूजली पैक्ड, तो ए ऑप्शन क्या होगा, ए बन जाएगा गैस। कैसे पहचानोगे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी इसके पार्टिकल वेरी लूजली पैक्ड है, तो ये क्या बन गया, गैस। इसके देखो बी के दोनों मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड। ऐसे पहचान सकते हो क्या बन जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा। क्लियर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट नेगेटिव में है और बॉइलिंग पॉइंट पॉजिटिव में, तो ये बन जाएगा लिक्विड। क्या बन जाएगा, ये लिक्विड। ये बात समझ आ गई। तो हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से इसे समझ सकते हैं। इसके आपको बोला है नेम द सब्सटेंस विच विल हैव मोर कंप्रेस इन द गिवन टेबल। कब सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होगा, सबसे ज्यादा कंप्रेस होने वाला है मोर कंप्रेस ए होगा। ए जो है मोर कंप्रेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो लूजली पैक होते हैं। गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, लूजली पैक होते हैं। पार्टिकल ऑफ स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, पता है ना हमें। तभी तो हम क्या करते हैं, गैस के सिलेंडर में क्या करते हैं, हम प्रेशर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और टेम्परेचर को घटाकर क्या करते हैं, गैस को हम सिलेंडर में भरते हैं। तो क्या करते हैं, हाई प्रेशर बढ़ा के करते हैं। क्या आप सॉलिड को ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो गैस, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। क्यों, तो ऑप्शन में आप लिखेंगे ए इज मोर कंप्रेस, और फिर ये लिखेंगे द पार्टिकल ऑफ गैस क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। तो क्या लिखेंगे बेटा, पार्टिकल क्या बोलेंगे आप, पार्टिकल बोल देंगे लूजली पैक होते हैं। क्या होते हैं भाई, लूजली पैक। और क्या हो सकता है, इट कंप्रेस इजीली। और इनको कंप्रेस भी क्या करा जाता है, आसानी से कंप्रेस करा जा सकता है। तो ये आपका डीओई का जो है सेक्शन सी है। सेक्शन डी के लिए आप वीडियो को देखते रहे। सेक्शन डी की वीडियो अभी आपको बना दी जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं, क्वेश्चंस पेपर के लिए। आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स। चलिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। अभी नई वीडियो अपलोड हो रही है, उसे भी आप देखें।